मैं शैलेश सर मानपुर वाले CW चैनल के माध्यम से आज मैं वैसा प्रश्नों पर चर्चा करना चाहता हूं जो वैसे कमजोर विद्यार्थी के लिए अमृत के समान होगा, जो भली भांति आप कोर्स को स्टडी नहीं किए होंगे या अच्छी तरह से आपने किसी कारणवश तैयारी नहीं की होंगी। मैं वैसे लोगों को हेल्प के रूप में कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो शायद आपको अमृत की तरह काम करे। ठीक है, उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जैसे मैंने बोर्ड पर ऐसे लिखा है, जैसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा दे, सक्रियण ऊर्जा क्या है। ठीक है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थान और सक्रियण ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। तीसरा है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है। निम्नलिखित में विभेद उदाहरण के साथ करें, जैसे निष्कापन एवं वर्जन है, गालक एवं धातुमल है। देखो, गालक को आप द्रावक भी कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं। NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है। H3PO3 एक डायप्रोटिक अम्ल है। HCO F4 का संरचना सूत्र लिखिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में शॉर्ट पूछता है। ठीक है, देखो, और इसके अलावा मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। जैसे पूछेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में 298 केल्विन अर्थात 298 केल्विन ताप पर ज्ञात किया जाता है, तो उस इलेक्ट्रोड के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो, इसको E0 द्वारा डिनोट किया जाता है, E0 से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ सकता है, जैसे है इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आता है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन करे, जैसे यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है, या एक क्वेश्चन, ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन करेगा NH3 pH3, या कहेगा कि HF से अधिक प्रबल अम्ल है क्यों, या H2O द्रव है जबकि H2S गैस है क्यों, यानी इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन बंधन देखिएगा। यानी देखो, जिसमें हाइड्रोजन बंधन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर उसी पर दीजिएगा। किसमें हाइड्रोजन बंधन है, इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है, तो आपको आराम से आंसर हो जाएगा। पूरा अभी डिटेल पढ़ने की उतना समय नहीं है कि आपको हम डिटेल में बताएं, क्योंकि अभी कहे ना कि अभी हम वैसे कमजोर विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बना रहे हैं, या वैसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो भली भांति अपना एजुकेशन को अच्छा से नहीं प्राप्त कर पाए, फिर भी उसको एग्जाम को देना है। आप तैयारी किए या नहीं किए, आपको एग्जामिनेशन तो में बैठना है। तो मैं वैसे विद्यार्थियों को हेल्प करना चाहता हूं। तो देखो, जब भी आपको हाइड्रोजन बंधन से लगेगा कि इसमें हाइड्रोजन बंधन है, तो उसी पर आंसर दीजिएगा। जैसे देखो, यहाँ पर है NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है क्यों, तो ऐसे लिखना कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित नहीं है। तो ऐसे बोलेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा। जैसे देखो, इसी से मिलता जुलता जैसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि HI प्रबल अम्ल है HF से क्यों, मान लो ऐसा क्वेश्चन कर दिया। तो देखो, इसमें भी हम देख रहे हैं कि HI प्रबल अम्ल HF से है क्यों, तो इसमें देखेंगे कि HI या HF में हाइड्रोजन बंधन किसमें है, HF में है, यानी HI में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन सिर्फ आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही
हाइड्रोजन बंधन बनाता है। यानी हाइड्रोजन सिर्फ किससे बनाएगा? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और फ्लोरीन से। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या आयोडीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन बंधन है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि HI प्रबल अम्ल है HF से, क्योंकि HI में हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित है जबकि HF में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है। ठीक है। और मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन भी है, जैसे मान लो कि कहेगा कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है क्यों? अगर ऐसा क्वेश्चन कर देता है तो आप ऐसा क्वेश्चन को देखो, इसमें भी हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि H2O में हाइड्रोजन बंधन है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। तो ऐसे बोल दीजिएगा कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकते हैं। यानी आपको देखना है, सिर्फ यह देखना है कि किसमें हाइड्रोजन बंधन है और किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है। अगर इस पर अगर बैठ गया तो आप डायरेक्ट आप आंसर आराम से दे दीजिएगा। देखो अब हम सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित करने जा रहे हैं कि सक्रियण ऊर्जा किससे कहते हैं। तो कहता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो समान अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या करेगा? समान अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करेगा। ठीक है। अब आपको बात करते हैं, देखो आपको चुंबकीय पदार्थ पर भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, कि प्रतिचुंबकीय किससे कहते हैं, अनुचुंबकीय किससे कहते हैं, लौ चुंबकीय किससे कहते हैं। तो देखो जब भी ऐसा कर देगा क्वेश्चन कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, तो आप जाइएगा, आप इसका आंसर जो है ना इलेक्ट्रॉन पर दीजिएगा और आपको आकर्षण विकर्षण पर दीजिएगा। ठीक है। जैसे प्रतिचुंबकीय है, देखो मान लो कि क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं। मान लो कि आपको क्वेश्चन कर दिया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्रतिचुंबकीय में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, तो यहां से पता चल जाएगा। देखो प्रति लिखा हुआ है तो प्रति माने क्या? प्रतिकर्षण। यानी जो एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इसमें कौन सा गुण है? प्रतिकर्षण का गुण है। ठीक है। और इसमें देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। और डाई माने क्या होता है? जोड़ा। तो देखो यहाँ पर ये भी पता चल गया कि इसमें प्रतिकर्षण हो गया और डाई माने क्या होता है? जोड़ा। क्लियर। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? जोड़ा में होंगे। तो आप ऐसे बोल दीजिएगा कि वह चुंबकीय पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है, उस पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर आ जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ इसको पाराचुंबकीय पदार्थ भी इसको बोलते हैं, पाराचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पारामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पारामैग्नेटिक। तो देखो आपको याद रखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ही सिर्फ होगा प्रतिकर्षण और सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में। इसके बाद जो भी पदार्थ पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में कुछ होगा, कुछ नहीं भी होगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ा में क्या होगा? नहीं होगा। और इसमें प्रतिकर्षण तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि वह चुंबकीय पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं पाया जाता है। यानी कहने का मतलब कुछ जोड़ा में पाया भी जाता है और कुछ जोड़ा में नहीं भी पाया जाता है, और जिसमें आकर्षण का गुण होता है। लेकिन आकर्षण का गुण क्या होता है? बहुत कम होता है। थोड़ा आकर्षण का गुण, ठीक है, बहुत कम होता है और अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब कि जब ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये अपना आकर्षण का गुण प्रदर्शित करेगा
ठीक है। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे तो यह अपना चुंबकीय गुण को प्रदर्शित क्या होगा, नहीं करेगा। तो आप ऐसे बोलेंगे कि वह चुंबकीय पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं पाए जाते हैं और जिसमें आकर्षण का गुण बहुत कम पाया जाता है, परंतु इसमें आकर्षण का गुण क्या होगा, अस्थायी। अस्थायी करने का मतलब कि जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेंगे तो अपना चुंबकीय गुण प्रदर्शन नहीं करेगा। उसके बाद होता है क्या, आपको होता है लौ चुंबकीय, लौ चुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। लौ चुंबकीय पदार्थ इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डील करेंगे कि वह चुंबकीय पदार्थ जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं पाया जाता है, परंतु इसका आकर्षण गुण जो होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है। यानी आपका जो अन्य चुंबकीय था उसके तुलना में इसका आकर्षण गुण क्या होगा, अधिक होगा और अस्थायी होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र को आप हटा भी लेते हो तो अपना चुंबकीय गुण ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको डील किए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लघु चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आने की संभावना रहता है, जैसे जब भी आपको विरंजक गुण से संबंधित क्वेश्चन करे, विरंजक गुण, ठीक है, विरंजक गुण से संबंधित अगर क्वेश्चन करता है तो देखो विरंजक गुण आपको कई जगह पढ़ना है। एक आपको विरंजक गुण पढ़ना है आपको क्लोरीन का, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड का और ओजोन का, O3। देखो ये क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन है, यानी विरंजक गुण आपको पढ़ना है इस समय। तो देखो विरंजक गुण होता क्या है, विरंजक गुण वह गुण होता है जो किसी भी पदार्थ को रंगीन से रंगहीन कर देता है, यानी उसको रंग को क्या करेगा, छोड़ा देगा, ठीक है। तो विरंजक गुण दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। अस्थायी किसको बोलते हैं, अस्थायी जो एक बार रंग छोड़ा देगा तो पुनः वापस नहीं आएगा। तो अस्थायी कहाँ कहाँ पाया जाता है, अस्थायी आपको क्लोरीन में पाया जाता है और ओजोन में पाया जाता है, यानी क्लोरीन का विरंजक गुण अस्थायी होगा और ओजोन का भी विरंजक गुण अस्थायी होगा। अब यहाँ पर देखा जाता है कि विरंजक गुण किसके कारण उत्पन्न होता है, तो विरंजक गुण देखो दो के कारण होता है, एक नवजात ऑक्सीजन के कारण, एक नवजात हाइड्रोजन के कारण। तो देखो नवजात ऑक्सीजन के कारण यहाँ होता है, यह नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, यानी जो क्लोरीन अपना विरंजक गुण प्रदर्शित करता है नवजात ऑक्सीजन के कारण, और ओजोन भी अपना विरंजक गुण प्रदर्शित करता है नवजात ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो अपना विरंजक गुण उत्पन्न करता है वो करता है नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन के कारण, ठीक है। यानी नवजात जब शब्द लगता है तो यह बहुत क्रियाशील होता है, यानी नवजात माने क्या, जो बहुत क्रियाशील परमाणु होते हैं उसके लिए नवजात शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा कि क्लोरीन अपना विरंजक गुण किसके कारण प्रदर्शित करता है, तो नवजात ऑक्सीजन के कारण। ओजोन अपना विरंजक गुण किसके कारण प्रदर्शित करता है, तो नवजात ऑक्सीजन के कारण। अब क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड अपना विरंजक गुण प्रदर्शित करता है नवजात हाइड्रोजन के कारण। तो देखो जिसमें ये जो नवजात ऑक्सीजन बोल रहे हैं, नवजात हाइड्रोजन बोल रहे हैं, वो शक्तिशाली रूप से यानी स्ट्रॉन्ग रूप से जुड़ेगा, उसका विरंजक गुण अस्थायी होगा, और जो साधारण रूप से जुड़ेगा माने वीक बॉन्ड से जुड़ेगा उसका विरंजक गुण क्या होगा, अस्थायी होगा। तो देखो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेगा, कहेगा कि क्लोरीन का विरंजक गुण से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे बोलेगा कि क्लोरीन का वह गुण जो नवजात ऑक्सीजन के द्वारा किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, उस गुण को क्लोरीन का विरंजक गुण कहते हैं, ठीक है। क्लोरीन का विरंजक गुण अस्थायी होता है क्योंकि इसके द्वारा छुड़ाया गया रंग पुनः वापस नहीं आते हैं।
लेकिन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो विरंजक गुण प्रदर्शित किया जाता है वो क्या होगा, अस्थायी होगा। तो देखो क्वेश्चन ऐसे करता है, एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं ऐसे कि प्रश्न ऐसे करेगा, प्रश्न सब शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि SO2 का विरंजक गुण अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, क्यों? ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे SO2 का विरंजक गुण अस्थायी होता है क्योंकि SO2 द्वारा छोड़ाया गया रंग आर्द्र वायु के जब संपर्क में आता है तो पुनः वापस आ जाता है। यही कारण है कि SO2 का विरंजक गुण क्या होता है, अस्थायी होता है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे कर दे कि SO2 का विरंजक गुण को लिखें, आप ऐसे लिखिएगा कि SO2 का वह गुण जो नवजात हाइड्रोजन के द्वारा रंगीन पदार्थों को रंगीन कर देता है, उस गुण को SO2 का विरंजक गुण कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको तुलना करके पूछ देगा कि SO2 का विरंजक गुण अस्थायी होता है जबकि क्लोरीन का विरंजक गुण अस्थायी होता है, क्यों? तो ऐसा क्वेश्चन का आप ऐसे आंसर देंगे कि SO2 द्वारा छोड़ाया गया रंग पुनः वापस आ जाता है जबकि क्लोरीन द्वारा छुड़ाया गया रंग पुनः वापस नहीं आता है। यही कारण है कि SO2 का विरंजक गुण अस्थायी होता है जबकि क्लोरीन का विरंजक गुण अस्थायी होता है। ठीक है, तो विरंजक गुण संबंधित आपको हम प्रश्न किए। फिर देखो आपको संक्रमण तत्व से संबंधित क्वेश्चन करेगा। देखो हम सब टॉपिक वाइज बता रहे हैं, संक्रमण तत्व से संबंधित संक्रमण तत्व। ठीक है, तो संक्रमण तत्व से संबंधित भी क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं। जहां संक्रमण तत्व आ जाए तो वहां डी ऑर्बिटल की बात करिएगा। कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा होता है। समझे? जहां पर भी संक्रमण तत्व का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वहां पर ही लगा दीजिएगा, आपको आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। जैसे देखो एक हम डील कर रहे हैं, प्रश्न है कि संक्रमण तत्व का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनशील होता है, क्यों? मान लो कि ऐसे क्वेश्चन कर दिया तो देखो यहाँ संक्रमण तत्व आ गया ना, यहाँ संक्रमण तत्व आ गया। तो जब संक्रमण तत्व आ गया, लड़का संक्रमण तत्व आ गया तो बस यही वाला फंडा अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर ऐसे करेंगे कि संक्रमण तत्व का ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनशील होता है क्योंकि, तो यहाँ तक तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, खाली यहाँ पर क्या लगा दिया, क्योंकि, फिर ही लिख दो, क्योंकि संक्रमण तत्व में डी ऑर्बिटल में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा होता है। आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर से कर दिया कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, क्यों? मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखो इसमें भी संक्रमण तत्व आ गया, तो फिर वही जो हम लोग रूल जो है वही अप्लाई करेंगे कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है क्योंकि संक्रमण तत्व में डी ऑर्बिटल में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा होता है। ठीक है, तो समझ गए ना कि जहां पर भी संक्रमण तत्व वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं याद है, पूरी तरह से आप आंसर नहीं देने में सक्षम नहीं है, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको आंसर सही हो जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करता है, क्यों? संक्रमण तत्व जटिल लवण का निर्माण क्यों करता है, क्यों? तो सबका आंसर ऐसी क्यों के बाद क्योंकि कर दीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा कि डी ऑर्बिटल में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। यही कारण है कि जो अब क्वेश्चन में रहेगा उसको लिख दीजिएगा।
ठीक है। अगर रंगीन रहेगा तो रंगीन लिखिएगा, जटिल यौगिक रहेगा तो जटिल यौगिक लिखिएगा, ठीक है। देखो और हम इस टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन करेगा कि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है जबकि फास्फोरस PCl3 तथा PCl5 दोनों का निर्माण करता है, क्यों? तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना नाइट्रोजन फास्फोरस से संबंधित, इसमें आ जाइएगा डी ऑर्बिटल पर, ठीक है। किस पर जाना है? डी ऑर्बिटल पर। जो बनाएगा उसमें लिख दीजिएगा कि डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, और जो कहेगा नहीं बनाता है उसमें कहेगा डी ऑर्बिटल क्या रहता है? नहीं रहता है। जैसे देखो नाइट्रोजन केवल क्या बना रहा है? NCl3 बना रहा है, यानी नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है, और फास्फोरस PCl3 भी बना रहा है, PCl5 भी बना रहा है, ठीक है। इसलिए फास्फोरस में क्या है? डी ऑर्बिटल उपस्थित है। तो जब भी नाइट्रोजन और फास्फोरस से ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि इसको बदल के पूछता है, कभी कुछ पूछेगा कभी कुछ पूछेगा, लेकिन हाँ जब भी नाइट्रोजन यानी NCl3 PCl3 PCl5 संबंधित क्वेश्चन आए तो बस नाइट्रोजन वाला में लिख देना है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है जबकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है। देखो हम इसका प्रॉपरली आंसर दे रहे हैं कि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है जबकि फास्फोरस PCl3 तथा PCl5 दोनों का निर्माण करता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु में डी ऑर्बिटल अनुपस्थित है जबकि फास्फोरस परमाणु में डी ऑर्बिटल उपस्थित है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन करता है कि कौन आपको ऑक्सीकारक है, कौन अपकारक है, कौन दोनों है, इस टाइप का भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। या कहेगा कि केवल ऑक्सीकारक है, ये अपकारक है, ऐसा क्वेश्चन करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अब हम बात करते हैं तो ऑक्सीकारक अपकारक पर, तो पहले उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो कि ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या में 2 होगा, या तो बढ़ेगा या क्या होगा? घटेगा, ठीक है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना तो उसको बोलेगा कि अपकरण हो रहा है, और घटेगा ना तो समाविक कहिएगा कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं SO2 कि SO2 ऑक्सीकारक है कि अपकारक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो SO2 ऑक्सीकारक है कि अपकारक है, तो सबसे पहले देखना है कि SO2 में S का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखो सल्फर जो होता है लड़का, तो इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 16 होता है, एटॉमिक फिन है, तो 16 रहेगा तो इसको क्या लिखेगा? 2 8 6। तो देखो 2 8 6 लिखते हैं तो बाहरी कक्षा में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी अधिकतम इसका ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम क्या होगा? 6 होगा। लेकिन बाहर से ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बना लेगा 2 8 8, यानी इसका न्यूनतम क्या होगा? 2। यानी कहने का मतलब है कि अब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वो इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है। तो देखो अगर हम 2 इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से 6 हटा देंगे तो भी 8 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि सल्फर जो है 6 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए इसका अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 हो गया और न्यूनतम क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे, देखो SO2, तो SO2 भी मान लो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -2, तो इसका क्या हो जाएगा? -4, ठीक है, -4 हो गया। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? +4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुल ऑक्सीकरण संख्या का जोगफल जो होगा 0 होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर -4 है तो +4 देंगे तब ना 0 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि SO2 में इसका ऑक्सीकरण संख्या +4 है, जो कि बढ़कर +6 भी हो सकता है और घटकर क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या इसका बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, इसलिए SO2 ऑक्सीकारक भी है, अपकारक भी है, क्योंकि हम बोले हैं
कि SO2 या ऐसे बोले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तब अपकारक होगा, यानी और घटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए अपकारक, इसको लिख सकते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि एस का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, आयस का ऑक्सीकरण संख्या घट भी रहा है, यानी +4 से हो रहा है +6 और +4 से हो रहा है क्या 2। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, इसलिए ऑक्सीकारक है और अपकारक है। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि SO2 ऑक्सीकारक भी तरह कार्य करता है और अपकारक भी तरह कार्य करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे करेगा कि SO2 ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों है क्यों, तो बोल दीजिएगा कि SO2 में H का अधिक ऑक्सीकरण संख्या +4 है, जो बढ़कर +6 तथा घटकर -2 हो सकता है, अतः यह ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही डील करिएगा, ऑक्सीकारक अपकारक टाइप का। ठीक है, और देखो और जो क्वेश्चन जो है, जो पिकुलियर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कि तो आपको जैसे कथनांक, हिमांक ऐसे पूछता है। ठीक है, तो आपको ही थोड़ी पूछेगा कि कथनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं। आपको बोलेगा कि क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, हिमांक का अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो देखो कथनांक का उन्नयन क्या है, देखो कथनांक का उन्नयन, कथनांक का उन्नयन, देखो लड़का उन्नयन माने क्या होता है, उन्नयन माने वृद्धि, उन्नयन जिसका से होता है उन्नति शब्द होता है, तो उन्नयन से वृद्धि हुआ। ठीक है, और कथनांक माने क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉयल करना, उबलना। वही कहता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई पदार्थ को, यानी आवासशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उस विलयन का कथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसे कथनांक उन्नयन कहते हैं। यानी कथनांक उन्नयन माने क्या, बढ़ना। फिर से बात कर रहे हैं, देखो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कथनांक उन्नयन कहते हैं। कथनांक उन्नयन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी द्वारा सूचित करते हैं। फिर कहेगा हिमांक का अवनमन, देखो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो देखो हिमांक का अवनमन क्या है, कहेगा अवनमन में क्या होता है, कमी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कहता है कि जब कोई शुद्ध विलायक में किसी पदार्थ को घोला जाता है तो उसका कथनांक में जो कमी होती है, नहीं हिमांक में जो कमी होती है, सॉरी फिर से बोल रहे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय को घोला जाता है तो उसको हिमांक में जो कमी आती है उस कमी को बोलते हैं हिमांक का अवनमन। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, डेल्टा टीएफ से। तो इस तरह से देखिए कि हिमांक का अवनमन और कथनांक का उन्नयन का परिभाषा हो गया। ठीक है, तो परिभाषा संबंधित भी क्वेश्चन करता आपको। ठीक है, उसके बाद देखो आप कहेंगे ऑर्गेनिक में बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में ऐसा परिभाषा नहीं बनता है। ऑर्गेनिक में परिभाषा उधर से बनेगा, यानी बहुलक, तो आप बहुलक देख लीजिएगा। ठीक है, जैव अणु देखिएगा, बहुलक, जैसे पीवीसी क्या है, बेकेलाइट क्या है, नायलॉन 6 क्या है, नायलॉन 6 क्या है। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट देखेंगे और ऐसे देख लेंगे कि कथनांक का उन्नयन संबंधित राउल्स के नियम को लिखे, या कहेगा हिमांक के उन्नयन, हिमांक के अवनमन संबंधित राउल्स के नियम लिखें। ठीक है, जैसे देखो राउल्स का नियम कैसे लिखेगा, जैसे कहेगा कि कथनांक उन्नयन संबंधित, कथनांक उन्नयन संबंधित राउल्ट का नियम। ठीक है, तो राउल्ट का नियम तो बहुत जगह पढ़ना है, तो देखना पड़ेगा कि क्या लिख रहा है। ठीक है, तो कथनांक का उन्नयन संबंधित राउल्ट का नियम तो खाली आपको ऐसे करना, डेल्टा टीवी समानुपाती क्या है, सीएम। तो यहाँ पर जानना होगा कि डेल्टा टीवी क्या है, सीएम क्या है। तो देखो डेल्टा टीवी तो आप जान रहे हो, डेल्टा टीवी क्या है, कथनांक का उन्नयन है, और सीएम जो है विलेय का मूललता, मूललता में क्या है, सांद्रण है। आप ऐसे बोलेंगे कि जो कथनांक का
यूनियन होता है वो विलेय का मूललता में सांद्रण का समानुपाती होता है। तो ये हो गया क्या, कथनांक यूनियन संबंधित राउल्ट का नियम। फिर से बोल रहे हैं कि कथनांक का यूनियन विलेय का मूललता में सांद्रण का समानुपाती होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कथनांक का यूनियन संबंधित राउल्ट का नियम। अब फिर कहेगा कि हिमांक का अवनमन संबंधित, हिमांक का अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम, ऐसे बोलेगा। तो फिर भाई एक चीज बोलना है, खाली डेल्टा टीबी है वहां पर क्या करेगा, डेल्टा टीएफ समानुपाती सीएम। तो इसको ऐसे बोलना है कि हिमांक का अवनमन विलेय का मूललता में सांद्रण का समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम कथनांक का यूनियन और हिमांक का अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम भी बताएं आपको, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा शॉर्ट आपको हम बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा तो लगभग आपको बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो कुछ अंतर भी आपको देखना है, जैसे मिथनोइक अम्ल तथा इथनोइक अम्ल में अंतर लिखे, अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर लिखे, माने ऑर्गेनिक से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन में अंतर, तो ऑर्गेनिक से अंतर पूछता है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक से आपको अंतर यही सब देखना है, क्या क्या है, फिर से बोल रहे हैं कि मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में अंतर, अल्डिहाइड कीटोन में अंतर, ठीक है। फिर आपका मिथनोइक अम्ल और इथनोइक अम्ल में अंतर को लिखे। फिर आप नामकरण देख लीजिएगा आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए। तो देखो आईपीसी नाम लिखने के लिए जब देखिएगा ना तो ज्यादा ये सब ग्रुप टच करिएगा, जैसे एमीन टच करिएगा, आप CONH2 एमाइड ये सब देखिएगा। देखो एमीन है, एमीन का देख लीजिएगा कि कितना प्रकार का एमीन होता है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो सबका ग्रुप देख लीजिएगा कि वो सब पूछता है। और एमाइड, ये देखो ये है एमाइड ग्रुप है, ठीक है, COCl एक क्लोराइड ग्रुप है, एसिड क्लोराइड इसको बोलते हैं, एसिड क्लोराइड ग्रुप है, ठीक है। फिर आपको OH अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, O ईथर है, ईथर है, और अल्केन देख लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ से देखो ये जो आप अगर अभी क्रियाशील समूह देखते हैं, ग्रुप देखते हैं, तो वहां से आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है और आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए होता है वो भी होता है। और फिर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए देखिए, ऑक्सीकरण संख्या, जैसे जटिल यौगिक ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो जटिल यौगिक ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको हम बताए भी है, अब उसमें लिगेंड्स देखिएगा, लिगेंड्स याद रहेगा तो आपको निकल जाएगा। जैसे कैसे होता है, जैसे कहेगा कि K4 FeCl6 में कहेगा कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालो, Fe का, तो आपको Fe का निकाले कहेगा, तो ऐसे कैसे निकालेगा, जैसे K का होता है, जैसे K का +1 होता है तो +4 हो गया, Fe का X मान लिए, CN चूंकि उदासीन लिगेंड्स है, ठीक है, CN कैसा लिगेंड्स है, उदासीन लिगेंड्स है, नहीं ऋणात्मक लिगेंड्स है, तो CN का क्या होगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको -6 हो जाएगा, इसका टू क्या 0, ठीक है। इसको आप ऐसे सोल्व करिएगा फिर, तो देखो CN का क्या होता है, CN का -1 होता है, तो 6 ना है, तो 6 है तो मल्टीप्लाई होगा -1 × 6, तो -6 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा x - 2 = 0, तो x = क्या हो गया +2, तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया +2, ठीक है। इस टाइप का देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। और फिर इसका नाम लिखने के लिए भी देखिएगा, देखो नाम कैसे लिखाता है, देखो नोमेनक्लेचर कहेगा कि इसका आईपीसी नाम लिखो, तो आईपीसी नाम लिखने में आपको पहले जो बाहर रहता है उसका नाम लिखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम, देखो पहले बाहर रहेगा तो बाहर वाला का नाम लिखेंगे, फिर अंदर आते हैं तो देखेंगे कि ठीक है लिगेंड्स कौन है, तो लिगेंड्स यहाँ पर क्या है CN है, तो CNO को हम लोग क्या बोलते हैं साइनो, लेकिन कैटो है 6, लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा किसके लिए 6 के लिए, और CN को क्या साइनो, साइनो। Fe को फिरेट बोलते हैं,
फ्रेट अब फिर स्मॉल ब्रैकेट दिया जाता है और इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखा आता है, तो ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखा था 2। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन से आपको आ जाएगा। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब में आ जाएगा। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या आता है, कॉपर प्लस प्लस का देगा या क्रोमियम का देगा, ठीक है, आयंस का देता है, ठीक है, कॉपर क्रोमियम में ज्यादा रहता है, ऐसे तो आयरन रहता है, आयरन भी रहता है। तो इस तरह से आप देख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख लीजिएगा और बहुलक तो बोलबे किए, बहुलक देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अंतर देख लीजिएगा, परिभाषा देख लीजिएगा, ये सब देखेंगे। अब कुछ हम लॉन्ग की बात करते हैं। तो देखो लॉन्ग ऐसे धरना है, मान लो कि हमको फिजिकल से 1-2 लॉन्ग धर लेना है। जैसे मान लो फिजिकल से आप ज्यादा, जैसे लॉन्ग कहाँ बनता है, सॉलिड स्टेट में बनता नहीं लॉन्ग, अगर बनाएगा तो परिभाषा देके बनाएगा। फिर विलियन में एक लॉन्ग बनता है, देखो विलियन में लॉन्ग बनता है कि प्रसारण या प्रसारणी दाब निकालने की विधि को लिखे, जिसमें होता है बर्कले और हार्टले विधि। तो देखो अधिकतर बार पूछा है कि बर्कले और हार्टले विधि द्वारा प्रसारण दाब को निकाले, लेकिन कभी घुमा के पूछ देगा कि विलियन के प्रसारण दाब निकालने की विधि को लिखे, तो विलियन से ही हो गया। फिर उधर आगे जाइएगा तो फैराडे का नियम हो जाता है, फैराडे का पहला नियम है, दूसरा नियम है। फिर आप जाइएगा तो कथनांक का उन्नयन संबंधित रॉड्स का नियम है, हिमांक का अवनमन संबंधित रॉड्स का नियम है। तो इतना देख लेंगे ना। और फिर उधर प्रथम कोटि का अभिक्रिया के व्यंजक प्राप्त करें, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, आजीवन काल, ठीक है, के लिए व्यंजक प्राप्त करें, आजीवन काल निकालें। तो इतना से आपको वहां से धर आ जाएगा, ये मैंने एक लॉन्ग को धर आ ही जाएगा, ठीक है। उधर फिर इनऑर्गेनिक में आओ तो निष्कर्षण देख सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण है, जिंक का निष्कर्षण है, ठीक है। तो एक निष्कर्षण याद करेंगे तो कोई भी निष्कर्षण आएगा तो आपको लिखा ही जाएगा, तो एक निष्कर्षण से धर लीजिएगा। या न तो फिर ओस्टवाल्ड विधि है या संपर्क विधि है, ठीक है, वहां से धरा जाएगा इनऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में आप बायोकेमिस्ट्री से ज्यादा कोशिश करिएगा धरने का। जैसे बायोकेमिस्ट्री में है कि कार्बोहाइड्रेट से पूछ सकता है, डीएनए से पूछ सकता है, डीएनए का संरचना से कभी नहीं पूछा है तो आपको पूछ सकता है कि डीएनए के संरचना का वर्णन करें। ऐसे तो बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट ही पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर वर्णन करें, न तो कह देगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर डाइसैकेराइड का वर्णन करें, ठीक है। तो इससे ऑर्गेनिक से धरा जाएगा। तो आपको 3 ही तो लिखना है, तो आपको बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस सब क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो मेरे समझ से शॉर्ट और लॉन्ग सब बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो जान ही रहे कि ऑब्जेक्टिव आपको तो सब्जेक्टिव वही पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव का स्टूडेंट तो बहुत प्रैक्टिस करता है, मेन डरता है किससे, सब्जेक्टिव से, ठीक है। तो अगर इतना क्वेश्चन को आराम से आप अगर देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन गेस किए हैं, आपको पढ़ने का तरीका बताएं किस टाइप का पढ़िएगा। जैसे फिर से बात कर रहे हैं, परिभाषा टाइप का पढ़िएगा, कारण वाला पढ़िएगा, फिर आप अंतर पढ़िएगा, अंतर टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा। फिर आपको लॉन्ग टाइप में नियम है, जैसे फैराडे का नियम बोल दिए, ठीक है, राउल्स का नियम बोल दिए, ठीक है। फिर अभिक्रिया की कोटि करने का मतलब है कि अभिक्रिया का कोटि भी बहुत अच्छा परिभाषा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछते रहता है अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए कि कैसे अभिक्रिया की कोटि क्या है निकलेगा, ठीक है। तो ज्यादातर आपको देखो अभिक्रिया की कोटि में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि कौन प्रथम कोटि का है, कौन शून्य कोटि का है, कौन छदम कोटि का है। तो देखो ऐसे देखना, H2O2 देखो जो पढ़ना बता रहे हैं, जैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाए तो ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया रहेगा। जहां पर भी देख लो, और जहां पर जल देख लो, H2O देख लो, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया होगी, छदम प्रथम कोटि का अभिक्रिया हो गया। देखो ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया, अगर H2O2 अगर रिएक्शन में रह जाए तो हो जाएगा प्रथम कोटि, अगर रिएक्शन में H2O रह जाए तो छदम प्रथम कोटि। और इसके अलावा जो बच गया तो क्या है, आपको शून्य कोटि का अभिक्रिया हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कि रहेगा NH3, NH3 टूटता है तो क्या देता है N2 + H2। तो देखो इसमें न तो H2O2 है न H2O है, ये कौन कोटि का अभिक्रिया हो गया, शून्य कोटि का अभिक्रिया।
फिर अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं उसका परिभाषा देख लीजिएगा। अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में परिभाषा पूछ देता है। द्विक्लवन किसे कहते हैं, डबल सॉल्व जिसको बोलते हैं। और जटिल यौगिक, तो देखो जटिल यौगिक से भी क्वेश्चन करेगा, तो जटिल यौगिक जैसे ही ब्रैकेट देख लो, अब ब्रैकेट के अंदर डॉट नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि CUO डॉट ऐसे रहेगा, डॉट नहीं होना चाहिए। अगर डॉट नहीं रहेगा और ब्रैकेट है तो सब क्या है, जटिल यौगिक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम बहुत हेल्प करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का टाइम आ गया है। एग्जामिनेशन का कल से एग्जामिनेशन शुरू ही हो जाएंगे, इसलिए आपको ये वीडियो हम बूस्टअप करने के लिए दिए हैं, ताकि ये सब भी पढ़ के अगर इतना मेरे कहने के अनुसार अगर आप कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में फुल आप लिख दीजिएगा। सब्जेक्टिव जितना भी आएगा सब लिख दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।